हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। क्लास 12th के NCERT का थर्ड लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने एक वीडियो लेक्चर अभी तक रिकॉर्ड किया है और उसमें हम लोगों ने हमने स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बायोमॉलिक्यूल्स का यानी बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। तो उसमें हमने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताया था और मैंने बताया था कि एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है ना, और अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं एनोमर्स को। कैपिटल डी और कैपिटल एल किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आज आपको डीएल नोटेशन के बारे में। डीएल नोटेशन, डीएल नोटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हर जगह पर कैपिटल डी फॉर्म यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो डी सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो आइए डीएल नोटेशन समझा दें। ये रिलेटिव कन्फिगरेशन देता है, गिव्स रिलेटिव कन्फिगरेशन। रिलेटिव कन्फिगरेशन देता है। रिलेटिव कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे, जिसके कन्फिगरेशन से दूसरे कंपाउंड के कन्फिगरेशन को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और फिर उसका नए दूसरे कंपाउंड का हम कन्फिगरेशन डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत होती है और यहां पर वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। डीएल नोटेशन में ग्लिसरैल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड के बारे में हम जानते हैं, एक कायरल कार्बन होता है, एक कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन पर अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड होगा। डी ग्लिसरैल्डिहाइड होगा और अगर इसको अपोजिट बना दें कायरल कार्बन पे, ये OH समूह लेफ्ट साइड में चला जाए तो इसे एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहेंगे। है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होते हैं। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉटम, जो तली वाला लास्ट वाला कायरल कार्बन एटम है, उस कायरल कार्बन एटम पर कन्फिगरेशन चेक करते हैं। अगर OH राइट में है तो D सीरीज से बिलोंग करेगा, अगर OH लेफ्ट में है तो L सीरीज से बिलोंग करेगा। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स है ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स में OH समूह की स्थिति के आधार पर बताते हैं, लेकिन अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप is present in place of OH group in carbohydrates.
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में OH ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप होता है। जैसे ये देखिए अमीनो एसिड का एक उदाहरण हम आपको दें, ये NH2, ये R, ये COOH, तो ये कायरल कार्बन है। तो NH2 समूह किधर है? राइट में है, तो ये डी अमीनो एसिड कहलाएगा। और यही NH2 समूह अगर लेफ्ट में आ जाए तो इसे एल अमीनो एसिड कहेंगे, क्योंकि NH2 समूह किधर है? लेफ्ट में है, तो इसे एल अमीनो एसिड कहेंगे। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स कैटेगरी में हैं, है ना, ऑल नेचुरली occurring carbohydrates belongs to D series। नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट बिलोंग्स टू डी सीरीज, मतलब जितने भी प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, है ना, नेचुरल तौर पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वो सभी डी सीरीज से बिलोंग करते हैं, सभी डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, है ना। और इसमें क्या है? ऑल नेचुरली occurring carbohydrates belongs to L series। all naturally occurring amino acids, naturally occurring amino acids, जितने भी प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वो सभी एल सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, ये DL नोटेशन के बारे में क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग स्ट्रक्चर के अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे स्ट्रक्चर में एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी चीजें राइट डाउन कर नोट लिख रहा हूँ वो सभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन बच्चों के लिए बता दें कि मैं हिंदी में भी अपने टर्म्स यूज करूंगा, जो परिभाषाएं हैं वो मैं हिंदी में आपको बोल के बता दूंगा। उसको आप वीडियो पॉज करके या वीडियो रिपीट करके देख करके नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी चीजें लिख पाना संभव नहीं है। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने का प्रयास करिए। आइए, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड में हमने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझाया था। एक बार फिर बता रहा हूं मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि अगर एनोमेरिक फॉर्म को मेंशन ना किया जाए तो पहला कार्बन CHO, दूसरे कार्बन पे HOH इस तरह से, तीसरे कार्बन पे OH इधर, H इधर, चौथे कार्बन पे OH राइट में, H लेफ्ट में,
5वें कार्बन पे भी बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन, और छठवें कार्बन पे छठवां कार्बन CH2OH। ये है अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा प्लस डी ग्लूकोज। ठीक है। उसी तरह फ्रक्टोज के लिए मैंने बताया था, अल्फा फॉर्म में ही लेके चल रहे हैं। फ्रक्टोज के लिए मैंने बताया था कि पहला कार्बन होता है CH2OH, दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड O, तीसरे कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तीसरे कार्बन देखो, पहला दूसरा तीसरे कार्बन जो कॉन्फ़िगरेशन यहां है वही कॉन्फ़िगरेशन सेम यहां भी है, तो तीसरे कार्बन से OH H H OH H OH, तो ये अल्फा माइनस है, मैंने बताया लिवलोज होता है, डी फ्रक्टोज। देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला कार्बन पहला कार्बन होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। अगर हम दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को बदल दें, सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें, तो CHO C, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा CH2OH। ग्लूकोज के दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को बदल दें तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और तीसरे पे OH वही पोजीशन है, चौथे पे सेम रहेगा, पांचवें पे सेम रहेगा। तो सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकेंड कार्बन पे पोजीशन बदल गई। तो इसको आप लोग नाम देते हो, इस कंपाउंड को हम नाम देंगे अल्फा, अल्फा डी मैनोज। इसका नाम बदल गया, इस कार्बोहाइड्रेट का, इस मोनोसैकेराइड का नाम बदल गया अल्फा डी मैनोज। अल्फा फॉर्म से बनाए इसलिए अल्फा रखा, बीटा से बनाते तो बीटा रहेगा, है ना। और अगर कॉन्फ़िगरेशन को हम फिर चेंज करें चौथे कार्बन पे, तो ये देखें CHO, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये लास्ट वाला CH2OH, बॉन्डिंग यही रहेगी। पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कार्बन पे सेम रहेगा, तीसरे कार्बन पे भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, चौथे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को बदल देते हैं, OH को लेफ्ट में, H को राइट में कर देते हैं, तो चौथे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। ये देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो ये अल्फा फॉर्म से बनाया तो अल्फा ही रहेगा, डी ही रहेगा, है ना। इसको कहेंगे गैलेक्टोज, ठीक है, अल्फा डी गैलेक्टोज। ग्लूकोज से रिलेटेड स्ट्रक्चर, ये जो ये यहां पे ग्लूकोज एंड मैनोज, इनको कहते हैं, क्योंकि देखिए इनके स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से नाम बदल गया, तो इनको कहलाता है, ये कहलाते हैं एपीमर्स। क्या कहलाते हैं? एपीमर्स, है ना। दीज आर C2 एपीमर, C2 एपीमर। और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे आर C4 एपीमर, C4 एपीमर। नोट करिए इसको। ठीक है, तो एपीमर्स क्या है? तो एपीमर्स जो है 2 डाइस्टीरियोमर्स हैं। डाइस्टीरियोमर्स आप लोग जानते हो, डाइस्टीरियोमर्स स्टीरियो आइसोमर होते हैं,
है ना, स्टीरियो त्रिविम समावयवी होते हैं, है ना, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। ठीक है, त्रिविम समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते उन्हें कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो टू डायस्टीरियोमर्स विच differ in configuration at only one chiral carbon atom। केवल एक कायरल कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफर हो जाए, बदल जाए, तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स को, है ना, आर कॉल्ड एपीमर्स। इनको कहते हैं एपीमर्स, है ना। मैं फिर से बता दूं, हिंदी में बता दूं, है ना, दो डायस्टीरियोमर्स जो किसी एक कायरल कार्बन परमाणु पर जिनके कॉन्फ़िगरेशन विपरीत होते हैं, भिन्न होते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं एपीमर्स। फिर से बता दूं, दो डायस्टीरियोमर्स, है ना, जो किसी एक कायरल कार्बन परमाणु पर जिनके कॉन्फ़िगरेशन भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपीमर्स। क्लियर है? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही इसी में चेंज करके बना दे रहा हूं। देखिए, एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये देखिए, सेकेंड कार्बन पे OH लेफ्ट में, H राइट में, फिर H लेफ्ट में, OH राइट में, फिर OH लेफ्ट में, H राइट में, फिर H लेफ्ट में, OH राइट में। तो इसे कहेंगे डी ईडोज। ये भी मोनोसैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकराइड है ग्लूकोज की तरह। और इसी का दूसरा फॉर्म बनाएं, इसी का एक एपीमर बना दें। जैसे अभी जो तीन बनाए थे, ये तो आपस ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज, ये जो है ग्लूकोज के एपीमर्स थे। अब हम ईडोज का एपीमर बना रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन पे, देखिए सेकेंड कार्बन पे वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दीजिए, फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, और फिफ्थ कार्बन पे भी कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। तो इसे हम कहेंगे डी टैलोज, है ना। तो यहां पे देखिए, डी ईडोज एंड डी टैलोज आर C3 एपीमर्स। C3 एपीमर्स। क्लियर हो गया? तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स थे, है ना, जिनको हमने समझा। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे चलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर से समझते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं ये समझिए।
आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को जब अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो पहले हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है और बाद में वो एसिटल या कीटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल था वो ओपन चेन कंपाउंड में अनस्टेबल होता है, लेकिन साइक्लिक चेन अगर 5 मेंबर साइक्लिक चेन बन रही है या 6 मेंबर साइक्लिक चेन बन रही है तो वो स्टेबल होती है। और वही चीज कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनाते हैं और ये 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग वलय होने की वजह से ये स्थायी होता है, स्टेबल होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज से ही शुरू करते हैं। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर पे आते हैं, अल्फा फॉर्म बनाते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। ठीक है, अब देखिए कैसे साइक्लिक चेन में इसको कन्वर्ट करेंगे। साइक्लिक चेन में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बॉटम कायरल कार्बन एटम के साथ जोड़ देंगे, मतलब ऑक्सीजन दोनों से जुड़ जाएगा। कार्बन से तो जुड़ा ही है ना, इस कार्बन से भी जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इससे आके अटैच हो जाएगा। बात समझ आई? मतलब क्या चीज करना है, मतलब स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना है, इस OH को वहां ले जाना है तो HCOH, बाकी सबको सेम रखना है, C HCOH OH CH, 1 2 3 1 2 3, चौथा कार्बन HOH, पांचवें कार्बन का जो OH था वो ऊपर चला गया और जो इसका ऑक्सीजन था वो इन दोनों के बीच जुड़ गया और CH2OH। इस तरह से, मतलब देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्डेड हो गया और OH चला गया ऑक्सीजन की जगह पर, है ना। अब इसको ऐसे पकड़ के खींच दीजिए। जब खींचेंगे इसको ऐसे पकड़ के तो 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये ऑक्सीजन, ये देखिए ये पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन। देखिए जो लेफ्ट में है वो ऊपर रहेगा, जो राइट में है वो नीचे रहेगा, HOH। दूसरा कार्बन सेम है, HOH। तीसरा कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे। चौथा कार्बन 1 2 3 4, चौथा कार्बन H ऊपर OH नीचे और इसमें CH2OH को ऊपर रखते हैं और H को नीचे रखते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है, अब इसमें जो पहला कार्बन है इसमें OH नीचे की तरफ है तो ये अल्फा फॉर्म है। हमें पता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होता है ग्लूकोज, है ना, और डी सीरीज से बिलोंग करता है, ये भी हमको पता है। ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जो रिंग बनी ये इस रिंग से सिमिलैरिटी रखती है और इस रिंग का नाम है पाइरॉन। क्या नाम है? पाइरॉन।
तो अब ग्लूकोज है तो ग्लूको पाइरॉन और लास्ट में ओज, तो ग्लूकोपाइरानोज। क्लियर है बात, है ना? अल्फा प्लस डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है। इसी तरह फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ CH2OH, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे कीटोन होता है ना? और तीसरे कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है। ये देखिए, ये फ्रक्टोज है, अल्फा फॉर्म में है। अब इसमें करना क्या है कि इस ऑक्सीजन को दोनों के बीच शेयर करना है। ये देखिए, इसमें देखिए, अगर इस बॉटम कायरल कार्बन एटम से भी शेयर होता है और इससे भी शेयर होता है, तो पहले इसी से शेयर करके देखते हैं। इससे शेयर करेंगे तो ये OH उठ करके यहां चला जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ये OH आ गया। अब इसके बाद COH H CH OH CH, और ये इन दोनों के बीच का ऑक्सीजन आ गया, और लास्ट वाला CH2OH। अब इसको जब पढ़ खींचेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ऑक्सीजन यहां रखा, 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनती है। अब देखिए, अब इसमें ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो CH2OH अल्फा फॉर्म बना रहे हैं, इसलिए OH, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे OH ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, चौथे कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे, पांचवें कार्बन पे CH2OH ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, है ना? अब इनका नाम देखिए कैसे लिखेंगे। अल्फा से ही बना है तो अल्फा लिखा जाएगा, माइनस है, डी है, फ्रक्टोस है ना, तो फ्रक्टो। अब ये देखिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, इसको कहते हैं फ्यूरान, फ्रक्टो, फ्यूरान और ओज, फ्रक्टोफ्यूरानोज, अल्फा माइनस डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये देखिए, फ्रक्टोज में ये 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे ना जाकर इस कार्बन के साथ अगर शेयर होता और तो इसका OH जाता, तब ये 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन 6 मेंबर्ड रिंग बनती। पहले नोट कर लीजिए, तो 6 मेंबर्ड रिंग बना करके भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, आइए बताता हूं मैं आपको 6 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी। इसी का 6 मेंबर्ड रिंग देखिए, ये हम 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे थे। अब देखिए 6 मेंबर्ड रिंग, सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्म में कैसे बनेगा। ये ऑक्सीजन चला जाएगा यहां, तो ये देखिए CH2OH, यहां पे OH वैसे ही रहेगा,
सी, OH H C H OH C। अब इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, तो H OH और ये CH2 रहेगा और इनके बीच ये ऑक्सीजन शेयर हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अब इसको रिंग को खींचे, ऑक्सीजन पकड़ खींच दे तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। सिक्स मेंबर रिंग, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो CH2OH और यहां पे OH, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे पे देखिए OH ऊपर H नीचे, चौथे पर H ऊपर OH नीचे, पांचवें पर H ऊपर OH नीचे और छठे पर दोनों हाइड्रोजन ही हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। इसका नाम हो गया अल्फा माइनस डी फ्रक्टो। अब पाइरान रिंग से सिमिलैरिटी रख रहा है, पाइरानोज, फ्रक्टोपाइरानोज। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फ्रक्टोज अकेला होता है, किसी से जुड़ता नहीं है, नेटिव फॉर्म में होता है, मुक्त अवस्था में होता है, तो उस कंडीशन में ये 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में पाया जाता है ना, 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में, 6 मेंबर्ड वलय के फॉर्म में पाया जाता है जब मुक्त अवस्था में होता है। लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में आता है, किसी दूसरे मोनोसैकेराइड से जब जुड़ता है, तब ये 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में होता है। तो यहां पे ये नोट करके लिख लीजिए, fructose exist as 6 membered ring in native form, but in combined form it exists as 5 membered ring। ये 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। मैं एक बार हिंदी में बता दूं, फ्रक्टोज जब मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो ये 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में, 6 मेंबर्ड वलय के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि कंबाइंड स्टेट में, यानी कि दूसरे जब कार्बोहाइड्रेट से जुड़ता है, दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ता है, तो जुड़ी हुई अवस्था में ये 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में, 5 मेंबर्ड वलय के फॉर्म में पाया जाता है। समझ आ गया होगा सबको, है ना। तो ये ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर आप सभी का बना सकते हो इसी तरह से, है ना। जिस तरह से हमने ये ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का बनाया है, उसी तरह से आप बाकियों का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। बस थोड़ा ध्यान देना है आपको कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे वो ऊपर जाएंगे, जो राइट हैंड साइड पे रहेंगे वो नीचे आएंगे। और पहले कायरल कार्बन एटम पर अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो वो अल्फा फॉर्म होगा, और OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो वो बीटा फॉर्म होगा। अल्फा डी गैलेक्टोज, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अल्फा है तो C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लूकोज का C4 इपीमर है। तो पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे H, OH अपनी जगह पर, फिर OH, H, फिर ये चौथा कार्बन HOH होता है, तो इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, ये गैलेक्टोज हो गया।
ये ऐसे ही रहेगा। ये अब ये देखिए यहां पे क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है ये उठ के जाएगा यहां पे, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ शेयर होगा। तो ये देखिए HC, ये OH उठ के आ गया यहां पे, ये HOH, ये OH, H, ये OH, H, ये C, ये H, और ये लास्ट वाला CH2OH, इनके बीच ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। अब आगे बढ़िए, इसका दूसरा फॉर्म बनाए तो अगर 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए अल्फा फॉर्म है तो H ऊपर होगा, OH नीचे होगा पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे भी H ऊपर होगा, OH नीचे होगा, तीसरे कार्बन पे OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, चौथे कार्बन पे OH ऊपर होगा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और ये वाले पे CH2OH ऊपर होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा। तो ये फॉर्म क्या बन गया, अल्फा डी गैलेक्टो, GALACTO, गैलेक्टो पाइरानोज। तो गैलेक्टोपाइरानोज, अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोज समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर की रूपरेखा यही है, ऐसे इसी तरीके के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आज हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। कल की क्लास में हम मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सभी लोग ध्यान रखें, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।